अध्याय 1 बादशाह का अजीबोगरीब ख्वाब। मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी अपनी भव्यता के चरम पर थी। लाल पत्थर की इमारतें सूरज की रोशनी में दमक रही थीं। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। नवरत्न अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। लेकिन उस दिन बादशाह अकबर का मिजाज कुछ बदला हुआ था। वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। संगीत सम्राट तानसेन ने अपनी वीणा के तार छेड़े, मुल्ला दो प्याजा ने लतीफ़े सुनाए, लेकिन बादशाह के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। अंततः अकबर ने खामोशी तोड़ी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, मेरे नवरत्नों, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि आसमान से पानी की जगह सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। पूरा शहर सोने से भर गया है और मेरी प्रजा खुशी से झूम रही है। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये केवल एक सपना था, लेकिन बादशाह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने आगे कहा, सुबह उठकर मैंने सोचा, क्या कुदरत के लिए कुछ भी नामुमकिन है? अगर ईश्वर चाहे तो क्या सचमुच सोने की वर्षा नहीं हो सकती? मैं चाहता हूं कि मेरे दरबारी इस पर विचार करें। क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी विद्या या विज्ञान जिससे हम सचमुच सोने की वर्षा करवा सकें? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक असंभव मांग थी। भला आसमान से सोना कैसे बरस सकता है? लेकिन बादशाह की ना सुनने की आदत नहीं थी। तभी दरबार के कुछ चाटुकार, चापलूसी करने वाले मंत्रियों ने मौका देखा। उनमें से एक, जिसका नाम दिलावर खान था और जो बीरबल से बहुत जलता था, आगे आया। दिलावर खान ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आप तो जिले इलाही हैं, ईश्वर की परछाई हैं। आपके लिए क्या असंभव है? हमारे पुराने ग्रंथों में और जादुई किताबों में ऐसे जिक्र मिलते हैं कि विशेष पूजा और रसायनों के प्रयोग से यह संभव है। बस इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कुदरत के रहस्यों को जानता हो। अकबर की आंखों में उम्मीद जाग उठी। उन्होंने पूछा, क्या तुम ये कर सकते हो? दिलावर खान ने धूर्तता से बीरबल की ओर देखा और कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली सेवक हूं, लेकिन आपके नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल मौजूद हैं। सुना है उनकी तर्क शक्ति के आगे कुदरत भी झुक जाती है। अगर बीरबल अपनी बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल करें तो वे यकीनन आपके लिए सोने की वर्षा करवा सकते हैं। ये बीरबल को फंसाने की एक गहरी चाल थी। अध्याय 2 बीरबल के लिए चुनौती। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या दिलावर खान सच कह रहा है? क्या तुम अपनी अक्लमंदी से मेरे राज्य में सोने की वर्षा करवा सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे। वे जानते थे कि ये मांग प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। विज्ञान और तर्क के अनुसार बादल वाष्प से बनते हैं और वही पानी बनकर बरसते हैं। सोना एक धातु है जो धरती के गर्भ में मिलता है। बीरबल ने शालीनता से कहा, जहां पनाह, सपने देखना बादशाहों का हक है, लेकिन हकीकत की जमीन पर चलना ही सल्तनत के लिए बेहतर होता है। सोना आसमान से नहीं बरसता, ये धरती से निकलता है। ये कुदरत का नियम है और कुदरत के नियम किसी बादशाह के हुक्म से नहीं बदलते। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी शक्ति और इच्छा का अपमान कर रहे हैं। दिलावर खान और अन्य विरोधियों ने आग में घी डालने का काम किया। दिलावर खान चिल्लाया, देखा जहां पनाह, बीरबल को अपनी बुद्धि पर इतना घमंड है कि वे आपकी इच्छा को ही गलत बता रहे हैं। वे कोशिश भी नहीं करना चाहते। असल में वे नहीं चाहते कि आपकी प्रजा को सोना मिले और आपका नाम इतिहास में अमर हो जाए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, मुझे नहीं सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो तुम्हें इसका रास्ता निकालना होगा। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं। या तो तुम मेरे राज्य में सोने की वर्षा करवाओ, या फिर ये मान लो कि तुम्हारी बुद्धिमानी सिर्फ एक दिखावा है। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें नवरत्नों के पद से हटा दिया जाएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये बीरबल के लिए अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। अध्याय 3 अफवाहों का बाजार। अगले कुछ दिनों में ये खबर पूरे आगरा और फतेहपुर सीकरी में आग की तरह फैल गई। बादशाह ने सोने की वर्षा का हुक्म दिया है। लोग चौराहों पर बातें करने लगे। कुछ अज्ञानी लोग तो अपने घरों की छतों पर बर्तन रखने लगे कि कब सोना बरसेगा। दूसरी ओर दिलावर खान और उसके साथी खुश थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार नहीं बच पाएगा। सोना बरसाना नामुमकिन है और जब बीरबल असफल होगा तो बादशाह उसे दरबार से निकाल देंगे। बीरबल हालांकि शांत थे। वे अपने घर के बगीचे में टहलते और प्रकृति को निहारते। उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी, आप इतने शांत कैसे हैं? बादशाह की शर्त असंभव है। बीरबल मुस्कुराए, बेटी, जब कोई इंसान जिद पर अड़ जाए
कि उसे सूरज को मुट्ठी में कैद करना है, तो उसे ये समझाने का फायदा नहीं कि सूरज बहुत बड़ा और गर्म है। उसे ये एहसास दिलाना पड़ता है कि उसकी मुट्ठी कितनी छोटी है। मुझे बादशाह को ये साबित करके दिखाना होगा कि सोने की वर्षा का असली मतलब क्या है। बीरबल ने योजना बनानी शुरू की। उन्होंने राज्य के कुछ बेहतरीन और मेहनती किसानों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कुछ गरीब मजदूरों से भी बात की। बीरबल का दिमाग एक अलग ही दिशा में काम कर रहा था। अध्याय 4, ढोंगी बाबा का आगमन। 2 सप्ताह बीत चुके थे। बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी दरबार में एक खबर आई कि हिमालय से एक महान तांत्रिक बाबा आए हैं, जो दावा करते हैं कि वे मंत्रों की शक्ति से आसमान से कुछ भी बरसा सकते हैं। असल में ये तांत्रिक दिलावर खान का ही एक आदमी था, जिसे नाटक करने के लिए बुलाया गया था। मकसद था बादशाह को ये विश्वास दिलाना कि यह संभव है, ताकि बीरबल का ना कहना और भी ज्यादा बुरा लगे। तांत्रिक दरबार में आया। उसने भस्म रमी हुई थी और बड़े बड़े दावे किए। जहां पनाह, तांत्रिक ने गरजदार आवाज में कहा, मैं सोने की वर्षा करवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 50,000 सोने के सिक्कों की आहुति देनी होगी और एक विशेष यज्ञ करना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मानो कह रहे हों, देखो ये संभव है। बीरबल ने तांत्रिक से पूछा, बाबा, क्या आप सचमुच आसमान से सोना बरसा सकते हैं? तांत्रिक हंसा, मूर्ख मंत्री, मेरी विद्या पर शक करता है? अगली पूर्णिमासी की रात को मैं ये चमत्कार दिखाऊंगा। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अगर ये बाबा सोना बरसा सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूं। पूर्णिमासी के दिन हम शहर के बाहर के विशाल मैदान में जमा होंगे। वहां ये बाबा अपना चमत्कार दिखाएंगे और अगर ये नाकाम रहे तो मैं आपको अपनी सोने की वर्षा दिखाऊंगा। अकबर मान गए। अध्याय 5, पूर्णिमासी की रात। निर्धारित दिन आ गया। शहर के बाहर एक विशाल मैदान में शाही खेमे लगे थे। हजारों की भीड़ जमा थी। हर कोई अपनी झोली फैलाए खड़ा था। तांत्रिक ने एक बड़ा हवन कुंड बनाया था। उसने बादशाह से लिए हुए 50,000 सोने के सिक्के, जो उसने आहुति के नाम पर ठगने के लिए लिए थे, एक बोरे में रखे हुए थे। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। धुआं उठा, आग जली। घंटों बीत गए। आसमान में बादल तो आए, लेकिन वे काले पानी वाले बादल थे। लोग टकटकी लगाए ऊपर देख रहे थे। तांत्रिक पसीने से तरबतर हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन आसमान से एक भी सोने का सिक्का नहीं गिरा। उल्टे थोड़ी देर बाद बारिश की कुछ बूंदें टपकने लगी। भीड़ में मायूसी छा गई। दिलावर खान का चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह अकबर का धैर्य टूट गया। उन्होंने तांत्रिक को फटकारते हुए कहा, पाखंडी, कहां है सोने की बारिश? तुमने मेरा वक्त और धन दोनों बर्बाद किए। तांत्रिक गिड़गिड़ाने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। तब बीरबल आगे आए। जहां पना, बीरबल ने कहा, यह ढोंगी तो नाकाम रहा, क्योंकि यह कुदरत के नियमों को तोड़ना चाहता था, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था। आप कृपया मेरे साथ चलिए। अध्याय 6, असली सोना। बीरबल बादशाह को मैदान के दूसरे छोर पर ले गए। वहां कोई हवन कुंड नहीं था। वहां एक साधारण सा दृश्य था, लेकिन उसे देखकर बादशाह ठिठक गए। सामने मीलों तक फैले खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। शाम का सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें जब पकी हुई गेहूं की बालियों पर पड़ रही थीं, तो पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा था। हवा के झोंकों से फसल लहलहा रही थी, मानो पिघला हुआ सोना बह रहा हो। बीरबल ने एक किसान को इशारा किया। किसान ने फसल काटी और अनाज का एक ढेर बादशाह के कदमों में रख दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, ये है असली सोने की वर्षा। जब आसमान से पानी, बारिश बरसता है और हमारे किसान धरती पर पसीना बहाते हैं, तब ये सोना पैदा होता है। अकबर ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। हुजूर, धातु वाला सोना ना तो खाया जा सकता है, ना ही उससे किसी की भूख मिटती है। अगर आसमान से सचमुच धातु के सिक्के बरसने लगें तो वे सिर फोड़ेंगे, फसलें नष्ट कर देंगे और धरती बंजर हो जाएगी। लेकिन ये अनाज, ये पीला सोना ही आपकी प्रजा का पेट भरता है। इसी से आपकी सल्तनत खुशहाल है। यही वो सोना है जिसे कुदरत हर साल हम पर बरसाती है, लेकिन हम लालच में उसे पहचान नहीं पाते। बीरबल ने मुट्ठी भर गेहूं उठाया और बादशाह के हाथ में दिया। जिस राज्य के गोदाम इस सोने से भरे हों, वही राज्य सचमुच अमीर है। धातु का सोना तो निर्जीव है, लेकिन ये सोना जीवन देता है। अध्याय 7, बादशाह का पश्चाताप और निष्कर्ष। अकबर हाथ में गेहूं के दाने लिए सुन्न खड़े थे।
बीरबल का तर्क इतना सटीक और भावनात्मक था कि वे निशब्द हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि एक कोरी कल्पना और लालच के पीछे भागकर उन्होंने प्रकृति के सबसे बड़े वरदान अनाज और जल का अपमान किया था। दिलावर खान और अन्य दरबारी जो बीरबल की हंसी उड़ाने के लिए खड़े थे, अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने न केवल मेरी चुनौती जीती है, बल्कि मुझे एक बादशाह के रूप में मेरा असली धर्म भी याद दिलाया है। मेरी प्रजा की खुशहाली ही मेरा असली खजाना है। धातु का सोना तो लूट कर भी जमा किया जा सकता है, लेकिन ये खेती का सोना केवल ईश्वर की रहमत और मेहनत से मिलता है। अकबर ने तांत्रिक को दंड देने के बजाय उसे ये सीख देकर छोड़ दिया कि वो लोगों को भ्रमित न करे। दिलावर खान को फटकार मिली। बादशाह ने ऐलान किया, आज से हम किसानों की मदद पर और अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि यही वो जादूगर हैं जो मिट्टी को सोने में बदलते हैं। बीरबल ने झुककर सलाम किया। उनकी चतुराई ने एक बार फिर न केवल उनकी जान बचाई थी, बल्कि बादशाह को एक महान सबक भी सिखाया था। कहानी का सारांश और सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तर्क और विवेक, लॉजिक एंड विजडम से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने बादशाह के अहंकार से टकराने के बजाय उन्हें एक ऐसा नजरिया दिया जिससे उनकी सोच बदल गई। प्रकृति के नियम सर्वोपरि हैं। इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो प्रकृति के नियमों जैसे बारिश को नहीं बदल सकता। असली धन, जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं, अनाज, जल ही असली धन है, ना कि सोना चांदी। बुद्धिमानी की जीत। चापलूसी कुछ समय के लिए प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन अंत में जीत सत्य और तर्क की ही होती है। ये कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये रही पिछली कहानी से आगे की दास्तां। पिछली बार हमने देखा कि कैसे बीरबल ने लहलहाते खेतों को असली सोना साबित कर बादशाह की आंखें खोल दी थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बादशाह के मन में अब अपनी प्रजा और किसानों को लेकर एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी, जिसने एक नए रोमांच को जन्म दिया। भाग 2, असली सोने की रक्षा और काली छाया। अध्याय 8, बादशाह की बेचैनी और नया फरमान। उस शाम खेतों का नजारा देखने के बाद बादशाह अकबर महल लौट आए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में बीरबल की वो बात गूंज रही थी, यही वो सोना है जो आपकी प्रजा का पेट भरता है। अगली सुबह दीवाने खास में बादशाह ने बीरबल को तलब किया। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, कल तुमने मुझे असली सोना तो दिखा दिया, लेकिन मुझे रात भर एक ख्याल सताता रहा। अगर अनाज ही असली सोना है, तो क्या मेरे राज्य के खजाने, गोदाम सुरक्षित हैं? क्या मेरे किसान रूपी सुनारों को वो सब मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह नीयत साफ हो तो बरकत होती है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर महलों की दीवारों के पार दिखाई नहीं देती। अकबर ने तुरंत फैसला लिया, हम आज ही भेस बदलकर राज्य के दौरे पर निकलेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में सोने की खेती करने वालों का असल हाल क्या है। दिलावर खान और अन्य मंत्रियों को खबर ना हो। अध्याय 9, रहस्यमयी गांव सोनपुर। दोपहर होते होते 2 साधारण सौदागरों के भेष में अकबर और बीरबल घोड़ों पर सवार होकर आगरा से दूर निकल गए। धूल उड़ती सड़कें और हरे भरे खेत बादशाह को सुकून दे रहे थे, लेकिन शाम होते होते वे सोनपुर नाम के एक गांव के पास पहुंचे। नाम के विपरीत वहां का दृश्य डरावना था। आसपास के गांव में जहां फसलें लहलहा रही थीं, सोनपुर के खेत सूखे और बंजर पड़े थे। वहां की जमीन काली पड़ चुकी थी और गांव में एक अजीब सा मातम पसरा था। अकबर ने एक बूढ़े किसान से पूछा, बाबा, इस गांव का नाम तो सोनपुर है, लेकिन यहां तो धूल उड़ रही है। आसपास बारिश अच्छी हुई है, फिर तुम्हारे खेत क्यों सूखे हैं? किसान ने डरते हुए चारों ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, मुसाफिर भाई, यहाँ कुदरत की नहीं, काली छाया की मार है। कहते हैं इस गांव पर किसी जिन का साया है। हम जितनी भी मेहनत करें, फसल उगते ही जल जाती है। जो भी इसके खिलाफ बोलता है वो गायब हो जाता है। अकबर का खून खौल उठा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में सवाल तैर रहे थे।
अंधविश्वास या साजिश। अध्याय 10 काली छाया का सच। अकबर और बीरबल ने रात उसी गांव की एक सराय में गुजारने का फैसला किया। बीरबल ने सोने का नाटक किया और चुपके से सराय से बाहर निकल गए। वे खेतों की ओर गए और उस काली पड़ी मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा। मिट्टी से एक अजीब सी रासायनिक गंध आ रही थी। बीरबल समझ गए कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है। उन्होंने गांव के पानी के स्रोत एक बड़ी नहर का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि नहर के पास कुछ भारी पत्थर रखे गए थे, जिससे पानी का बहाव गांव के खेतों की बजाय एक निजी जागीर की तरफ मोड़ा जा रहा था। और जो थोड़ा पानी आ रहा था उसमें मरे हुए जानवरों की खाल और विषैले पदार्थ मिले हुए थे। अगली सुबह बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया। वहां गांव का चौधरी मुखिया, जो काफी रसूखदार लग रहा था, भी मौजूद था। उसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह दिलावर खान दरबारी का दूर का रिश्तेदार था। शेर सिंह ने कड़क आवाज में कहा, तुम परदेसी लोग क्यों इन गांव वालों को भड़का रहे हो? मैंने कहा ना, ये दैवीय प्रकोप है। हमें और ज्यादा लगान देना होगा और पूजा करनी होगी, तभी ये शाप हटेगा। अध्याय 11 बीरबल का जादू। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चौधरी साहब, आप सही कहते हैं, ये प्रकोप ही है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे पता चल जाएगा कि ये प्रकोप आसमान से है या जमीन के किसी पापी इंसान की वजह से। अकबर, जो अभी भी सौदागर के भेष में थे, ने उत्सुकता से पूछा, कैसी विद्या? बीरबल ने एक मटका मंगवाया और उसमें उस काली मिट्टी को डाला। फिर उन्होंने अपनी थैली से कुछ खास जड़ी बूटियां, जो असल में साधारण रसायन थे जो उन्होंने हकीमों से सीखे थे, निकाली और मिट्टी पर डाल दी। बीरबल ने जोर से कहा, अगर ये कुदरती शाप है तो ये मिट्टी शांत रहेगी, लेकिन अगर किसी इंसान ने इस मिट्टी में जहर मिलाया है तो ये मिट्टी रंग बदलेगी और उबलने लगेगी। जैसे ही बीरबल ने पानी डाला, मिट्टी में मौजूद रसायनों की वजह से झाग निकलने लगा और उसका रंग गहरा लाल हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। बीरबल ने गरजते हुए कहा, देखो, ये मिट्टी खून के आंसू रो रही है। किसी ने तुम्हारे पानी में जहर मिलाया है और नहर को रोका है ताकि तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाए और तुम अपनी जमीनें औने पौने दाम में इस चौधरी को बेच दो। अध्याय 12 शेर सिंह का खेल खत्म। गांव वालों की भीड़ गुस्से में आ गई। शेर सिंह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अकबर ने, जो अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे थे, आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। अकबर का शाही तेज उनके साधारण कपड़ों से भी झलक रहा था। ठहरो, अकबर ने अपनी असली आवाज में आदेश दिया, मैं बादशाह अकबर हूं। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। शेर सिंह और उसके लठैत घुटनों पर गिर पड़े। गांव वाले खुशी और डर के मारे सजदे में झुक गए। अकबर ने कहा, शेर सिंह, तुमने मेरे असली सोने फसल को जहर दिया। तुमने मेरे किसानों को डराकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की। इसकी सजा सिर्फ मौत है। पूछताछ में शेर सिंह ने कबूल किया कि उसे राजधानी से दिलावर खां का समर्थन प्राप्त था। दिलावर खां चाहता था कि इस इलाके में भुखमरी फैले ताकि बादशाह का ध्यान बीरबल की सफलता से हट जाए और विद्रोह हो। अध्याय 13 न्याय और वापसी। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि नहर को खोला जाए और पानी को साफ किया जाए। उन्होंने शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सोनपुर के किसानों का अगले 3 साल का लगान माफ कर दिया। अकबर ने गांव वालों से कहा, याद रखो, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। जब भी मुसीबत आए तो कारण ढूंढो, डरना नहीं। तुम्हारे पास बीरबल जैसा बुद्धिमान रक्षक और अकबर जैसा बादशाह है। वापसी के रास्ते पर अकबर बहुत शांत थे। महल के पास पहुंचकर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक और सबक सिखाया। सोने की वर्षा यानी फसल होना ही काफी नहीं है, उस सोने की रक्षा करने वाले पहरेदार भी ईमानदार होने चाहिए, वरना दीमक यानी भ्रष्टाचार सब कुछ चट कर जाती है। उपसंहार। अगले दिन दरबार में दिलावर खां के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला गया। यद्यपि उसे मौत की सजा नहीं दी गई क्योंकि अकबर रहमदिल थे, लेकिन उसका पद छीन लिया गया और उसे सुदूर दक्षिण में भेज दिया गया। बीरबल की चतुराई ने न केवल एक अंधविश्वास को तोड़ा, बल्कि एक पूरे गांव को उजड़ने से बचा लिया। बादशाह अकबर ने उस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया और बीरबल को मुहाफिज-ए-हिंद यानी हिंद का रक्षक की उपाधि से नवाजा।
उस दिन के बाद से जब भी बारिश होती, बादशाह अकबर मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखते और कहते, देखो बीरबल, मेरा असली सोना बरस रहा है। कहानी समाप्त। ये रही आपकी कहानी का अगला और अंतिम रोमांचक भाग। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे बीरबल ने सोनपुर गांव में काली छाया का रहस्य सुलझाकर किसानों और बादशाह के असली सोने, फसल की रक्षा की। अब कहानी महल के भीतर एक कूटनीतिक और बौद्धिक युद्ध की ओर बढ़ती है। भाग 3, ज्ञान का तराजू और फारस की चुनौती। अध्याय 14, सरहद पार की चर्चा। सोनपुर की घटना और बादशाह अकबर द्वारा अनाज को असली सोना मानने की खबर केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सरहदों के पार भी फैल गई। फारस, ईरान के शाह तक ये बात पहुंची कि अकबर के दरबार में एक ऐसा मंत्री है जिसने मिट्टी को सोने से कीमती साबित कर दिया है। फारस के शाह को ये बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि ये उनके शाही खजाने और हीरे जवाहरातों की तौहीन है। उन्होंने अकबर की बुद्धि और बीरबल की तर्क शक्ति को परखने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों बाद फारस से एक बहुत बड़ा काफिला आगरा पहुंचा। इस काफिले का नेतृत्व फारस के सबसे विद्वान और चतुर वजीर मिर्जा हाकिम कर रहे थे। मिर्जा हाकिम अपने साथ ऊंटों पर लदे हुए कई संदूक और पहेलियां लेकर आए थे। अध्याय 15, दरबार में विदेशी मेहमान। अगले दिन दीवाने खास सजाया गया। मिर्जा हाकिम ने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, हमारे शाह ने आपकी और आपके नवरत्नों की बहुत तारीफ सुनी है, खासकर बीरबल की, जिन्होंने सुना है कि सोने की नई परिभाषा गढ़ी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा साहब, हम मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपकी बातों में एक चुनौती की महक आ रही है। मिर्जा हाकिम हंसे, हुजूर, दोस्ती अपनी जगह और अक्ल की कसौटी अपनी जगह। मैं अपने साथ 3 बंद संदूक लाया हूं। अगर आपके बीरबल ने बिना खोले बता दिया कि इनमें क्या है और उनका असली मोल क्या है, तो फारस का शाह मान लेगा कि हिंदुस्तान की अक्ल वाकई सोने से भारी है। और अगर नहीं बता पाए तो आपको मानना होगा कि आपका अनाज वाला सोना बस एक गरीबों का फलसफा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सीधे बादशाह की विचारधारा पर हमला था। अध्याय 16, 3 संदूकों का रहस्य। तीनों संदूक दरबार के बीचों बीच रख दिए गए। तीनों देखने में एक जैसे थे, लकड़ी के बने और नक्काशीदार। बीरबल अपने स्थान से उठे और संदूकों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उन्होंने संदूकों को हाथ नहीं लगाया, बस गौर से देखा और अपनी छड़ी से जमीन पर हल्का सा थपथपाया। पहला संदूक। बीरबल पहले संदूक के पास गए। उन्होंने कानों को तेज किया और सूंघने की कोशिश की। फिर वे मुस्कुराए। बीरबल बोले, जहां पना, इस पहले संदूक में वो चीज है जिसके लिए इंसान अपनी जान देता है, पर वो उसे खा नहीं सकता। ये निर्जीव है, ठंडा है और अंधेरे में भी चमकता है। इसमें हीरे और जवाहरात हैं। मिर्जा हाकिम के चेहरे का रंग थोड़ा उतरा, पर वे बोले, सही है, लेकिन इसका मोल क्या है? बीरबल ने कहा, अमीरों के लिए ये शान है, लेकिन एक प्यासे आदमी के लिए ये पत्थर के समान है। इसका मोल समय और जरूरत पर निर्भर है। दूसरा संदूक। बीरबल दूसरे संदूक के पास गए। ये संदूक बाकी दोनों से थोड़ा भारी लग रहा था। बीरबल ने देखा कि संदूक के नीचे की जमीन पर चींटियां कतार बनाकर आ रही हैं। हालांकि संदूक पूरी तरह बंद था। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां बना, इस संदूक में वो चीज है जो जीवन देती है, पर अगर ज्यादा हो जाए तो जान ले भी लेती है। ये मीठा पकवान है या शक्कर है? चींटियों को देखकर बीरबल समझ गए थे। मिर्जा हाकिम हैरान रह गए। बिल्कुल सही। और इसका मोल? बीरबल ने कहा, इसका मोल सेहत है, ये ताकत भी है और बीमारी भी। तीसरा संदूक। अब बारी थी तीसरे संदूक की। ये सबसे रहस्यमयी था। न इसमें से कोई आवाज आ रही थी, न कोई गंध, और न ही चींटियां इसके पास जा रही थीं। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने वहां मौजूद नौकरों से कहा, जरा इस संदूक को उठाकर दूसरी जगह रखो। जैसे ही नौकरों ने संदूक उठाया, बीरबल ने उनके चेहरे के हाव भाव देखे। संदूक बहुत हल्का था, मानो खाली हो। बीरबल हंसे और बोले, मिर्जा साहब, ये संदूक सबसे कीमती है, क्योंकि इसमें वो है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ये ना हो तो हम सब मर जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है इसमें बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसमें हवा यानी खाली स्थान है, लेकिन फारस के वजीर इसे शून्य या कुछ नहीं कहेंगे। पर मेरी नज़र में ये संभावना है, अपॉर्चुनिटी है। खाली बर्तन ही भरा जा सकता है। मिर्जा हाकिम हक्का बक्का रह गए। उन्होंने संदूक खोला, वो खाली था। बीरबल ने खालीपन को भी एक दार्शनिक अर्थ दे दिया था।
अध्याय 17 आखिरी और सबसे कठिन सवाल। मिर्जा हाकिम ने अपनी हार मानते हुए कहा, बीरबल, मैं मान गया, तुमने वस्तुओं को तो पहचान लिया, लेकिन मेरा आखिरी सवाल बाकी है। अगर तुम्हारे पास एक तरफ हीरा हो और दूसरी तरफ गेहूं का दाना, और तुम्हें चुनना हो कि भविष्य के लिए कौन सा ज्यादा कीमती है, तो तुम किसे चुनोगे? दरबारियों को लगा बीरबल गेहूं कहेंगे, क्योंकि बादशाह को वही पसंद था। लेकिन बीरबल ने कुछ अलग किया। बीरबल ने एक सिपाही से एक कटोरा पानी और एक मखमली कपड़ा मंगवाया। उन्होंने मिर्जा के हाथ से एक बेशकीमती हीरा लिया और उसे मखमली कपड़े पर रखा। फिर उन्होंने अपनी जेब से गेहूं का एक दाना निकाला और उसे भी कपड़े पर रखा। बीरबल ने कहा, मिर्जा साहब, आज इसका फैसला हम नहीं, वक्त करेगा। बीरबल ने कहा, मान लीजिए हम दोनों एक रेगिस्तान में खो गए हैं। हमारे पास ना पानी है ना खाना। 10 दिन बीत जाते हैं, तब आप इस हीरे को चाटकर अपनी भूख नहीं मिटा सकते। लेकिन अगर आपके पास ये गेहूं का दाना है और थोड़ी सी नम मिट्टी मिल जाए, तो ये दाना एक पौधे को जन्म देगा जो भविष्य में सैकड़ों दाने देगा। बीरबल ने आगे कहा, हीरा आज का धन है जो खर्च हो जाता है, लेकिन गेहूं का दाना कल का जीवन है जो बढ़ता रहता है। हीरा स्थिर है, डेड कैपिटल। अनाज जीवन है, लिविंग कैपिटल। जो राजा अपने खजाने में हीरे भरता है वो केवल अमीर है, लेकिन जो राजा अपने गोदामों में अनाज भरता है वो अमर है। अध्याय 18 फारस का झुकना। मिर्जा हाकिम अपनी जगह से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहनाने लगे, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से मना कर दिया। मिर्जा ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में सोने की बारिश की बातें होती हैं। आज मैंने देख लिया कि आपके दरबार में सचमुच ज्ञान की बारिश होती है। बीरबल ने सही कहा, जब तक इंसान की सांस है तब तक अन्न ही उसका सबसे बड़ा रत्न है। फारस के वजीर ने स्वीकार किया कि अकबर का दर्शन, फिलॉसफी उनके हीरे जवाहरात के अहंकार से कहीं बड़ा है। अध्याय 19 बादशाह का अंतिम निर्णय। सत्र समाप्त होने के बाद अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने मिर्जा को हरा तो दिया, लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें कभी हीरे जवाहरात का मोह नहीं होता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक फूल तोड़ा और बादशाह को दिया। जहां पनाह, ये फूल आज सुंदर है, कल मुरझा जाएगा। हीरा हमेशा चमकता रहेगा। मोह तो होता है, लेकिन एक मंत्री के रूप में मुझे पता होना चाहिए कि कब मुझे हीरे की तरह कठोर होना है और कब फूल की तरह कोमल। असली खजाना तो संतोष है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम कभी सीधे जवाब नहीं देते बीरबल। कहानी का समापन। इस घटना के बाद बादशाह अकबर ने एक ऐतिहासिक फरमान जारी किया। उन्होंने राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा कृषि, नहरों के निर्माण और किसानों की भलाई के लिए सुरक्षित कर दिया। उन्होंने कहा कि सल्तनत की असली दीवारें किले की नहीं, बल्कि लहलहाते खेत हैं। बीरबल की चतुराई ने एक असंभव चुनौती से शुरू होकर राज्य को एक नई दिशा दी। सोने की वर्षा का सपना भले ही झूठ था, लेकिन उसने मुगल सल्तनत को खुशहाली के रास्ते पर ला खड़ा किया। और आज भी फतेहपुर सीकरी की दीवारों में जब हवा चलती है, तो ऐसा लगता है मानो वो बीरबल और अकबर के उन किस्सों को दोहरा रही हो, जहां अक्ल ने दौलत को हरा दिया था। समस्त कथा समाप्त। ये रही इस श्रृंखला की अगली और अंतिम कड़ी। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे बीरबल ने फारस के वजीर को हराकर ये सिद्ध किया कि वक्त और जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अब अकबर के राज्य में एक ऐसी समस्या आने वाली थी जो ना तो सोने से हल हो सकती थी और न ही अनाज से। वो समस्या थी नीयत की। भाग 4 पानी का सौदागर और बीरबल का न्याय। अध्याय 20 अकाल की आहट और एक अजीब शिकायत। उस साल बारिश अच्छी हुई थी, लेकिन गर्मी का मौसम आते आते सूरज आग उगलने लगा। फतेहपुर सीकरी के आसपास के कुछ इलाकों में तालाब सूखने लगे। हालांकि बादशाह ने नहरें बनवाई थीं, लेकिन राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित रतनगढ़ कस्बे से एक बहुत अजीब शिकायत दरबार में पहुंची। रतनगढ़ के किसान और मजदूर दरबार में फरियाद लेकर आए। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे और होंठ प्यास से सूखे थे। उनके मुखिया ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक बड़ा तालाब है जो कभी नहीं सूखता,
लेकिन उस तालाब का मालिक सेठ धनपत राय हमें उसमें से एक घूंट पानी नहीं लेने देता। वो कहता है कि पानी उसका है और जिसे पानी चाहिए उसे बदले में सोने का सिक्का देना होगा। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, क्या? पानी पर तो कुदरत का हक है, उसे बेचने की जुर्रत कोई कैसे कर सकता है? अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा और सेठ धनपत राय को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। अध्याय 21 सेठ की दलील। अगले दिन सेठ धनपत राय दरबार में आया। वो एक मोटा, रसूखदार और बेहद चालाक व्यापारी था। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। बादशाह अकबर ने गरजते हुए पूछा, धनपत, हमने सुना है कि तुम कुदरत के पानी का सौदा कर रहे हो। प्यासे लोगों को पानी न देने का गुनाह तुम कैसे कर सकते हो? धनपत राय ने झुककर सलाम किया और बड़ी ही धूर्तता से कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैंने वो जमीन जिस पर वो तालाब बना है पूरे कानूनी तरीके से शाही खजाने में रकम जमा करके खरीदी है। जब जमीन मेरी है तो उस पर बना तालाब मेरा है, और तालाब मेरा है तो उसका पानी भी मेरा हुआ। अपनी निजी संपत्ति को बेचना कोई अपराध तो नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कानूनन सेठ की बात सही थी। जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम थी। अगर बादशाह उसे जबरदस्ती पानी देने को कहते तो ये कानून का उल्लंघन होता और व्यापारियों में डर फैल जाता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही इस पहेली को सुलझाओ। क्या कानून इंसानियत से बड़ा है? अध्याय 22 बीरबल का कानूनी दाव। बीरबल अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे सेठ धनपत राय के पास गए। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, आपकी बात में वजन है। अगर आपने जमीन खरीदी है तो जमीन आपकी ही है, लेकिन क्या आप दरबार में ये लिखित बयान दे सकते हैं कि वो पानी पूरी तरह से आपका है? धनपत राय ने अकड़ कर कहा, जी बिल्कुल, वो पानी मेरा है, मैंने उसे सहेजा है। बीरबल ने फिर पूछा, तो आप ये मानते हैं कि तालाब, जमीन का गड्ढा और पानी दोनों अलग अलग चीजें नहीं बल्कि आपकी ही मिल्कियत है? सेठ ने कहा, हाँ, 100%। बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, मामला साफ है। सेठ जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब मुझे इनसे एक निजी सवाल पूछना है। अध्याय 23 किराए का पानी। बीरबल ने सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहा, सेठ धनपत राय, आपने अभी कहा कि जमीन आपकी है और आपने उसे खरीदा है। ये बात हम मानते हैं, लेकिन क्या आपने उस जमीन के साथ साथ पानी के लिए भी शाही खजाने में कोई अलग कीमत चुकाई थी? सेठ थोड़ा हड़बड़ाया, पानी के लिए अलग कीमत? नहीं, पानी तो जमीन के साथ ही आता है। बीरबल ने फौरन तर्क बदला, गलत। जमीन अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट है और पानी चल संपत्ति यानी फ्लूइड रिसोर्स है, जो बादलों से आता है और बहता रहता है। आपने जमीन के पैसे दिए, पानी के नहीं। फिर भी मान लेते हैं कि पानी आपका है जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। बीरबल ने अपनी आवाज ऊंची की, तो समस्या ये है सेठ जी कि आप अपना निजी पानी बादशाह की जमीन के नीचे के हिस्से पर क्यों नहीं रख रहे? नहीं, रुकिए, आपने जमीन खरीदी है, लेकिन क्या आपने पाताल तक की गहराई खरीदी है? नहीं, आपने सतह खरीदी है। बीरबल ने अब अपना असली दांव खेला। सुनिए सेठ जी, अगर पानी आपका है तो आप अपना पानी तुरंत वहां से हटा लीजिए, या फिर चूंकि आप अपना पानी यानी आपकी संपत्ति हमारी जमीन यानी राज्य के भूगर्भ स्रोत या पड़ोसी किसानों की जमीन से रिस्क कराया पानी पर रख रहे हैं, तो आपको इस भारी भरकम पानी को जमा रखने के लिए किराया देना होगा। धनपत राय का पसीना छूटने लगा। बीरबल ने कागज और कलम मंगवाई और हिसाब लगाना शुरू किया। एक तालाब पानी रखने का किराया प्रतिदिन 100 सोने के सिक्के होता है। आपने पिछले 5 साल से वहां पानी रखा है, तो हिसाब से आपको अब तक के 1,80,000 सोने के सिक्के शाही खजाने में जमा करने होंगे। आप अभी ये जुर्माना भरें और फिर खुशी खुशी अपना पानी बेचें। अध्याय 24 लालच का अंत। सेठ धनपत राय समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। पानी बेचकर उसे जितने सिक्के मिलेंगे उससे 100 गुना ज्यादा उसे किराए के रूप में देना पड़ेगा, और अगर वो कहता है कि पानी उसका नहीं है तो उसे गांव वालों को मुफ्त में पानी लेने देना होगा। धनपत राय तुरंत बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे जहांपना, मुझसे गलती हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पानी सबका है, मैं आज ही तालाब सबके लिए खोल दूंगा। बादशाह अकबर ठहाका लगाकर हंसे। बीरबल, तुम्हारी तर्क शक्ति ने पानी को भी आग लगा दी। अकबर ने फैसला सुनाया, धनपत, चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन याद रहे, कुदरत की चीजों पर किसी एक का हक नहीं होता।
आज से उस तालाब की देखरेख गांव की पंचायत करेगी। अध्याय 25 कहानी का समापन। असली सोने की वर्षा। शाम के समय अकबर और बीरबल किले की छत पर खड़े थे। आसमान में काले बादल घिराए थे और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अकबर ने बारिश की बूंदों को हथेली पर लेते हुए कहा, बीरबल देखो, ये बारिश, ये ना सोने के सिक्के हैं, ना ही सिर्फ पानी, ये जीवन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपना, जब हमने कहानी शुरू की थी तो आप सोने की वर्षा चाहते थे, लेकिन देखिए, पहले हमने देखा कि मेहनत ही सोना है, किसानों की फसल। फिर हमने जाना कि ईमानदारी उस सोने की रक्षा करती है, सोनपुर की घटना। फिर हमने समझा कि ज्ञान हीरे जवाहरात से बड़ा है, फारस की चुनौती। और आज हमने सीखा कि न्याय के बिना संसाधनों का कोई मोल नहीं, पानी का किस्सा। बीरबल ने आकाश की ओर इशारा किया। जब राजा न्यायप्रिय हो, प्रजा मेहनती हो और मंत्री बुद्धिमान हो, तो आसमान से जो भी गिरता है वो धरती पर आकर सोना ही बन जाता है। यही असली सोने की वर्षा है। बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। उस दिन से बादशाह ने कभी भी चमत्कारों की कामना नहीं की, क्योंकि वे समझ गए थे कि सबसे बड़ा चमत्कार एक खुशहाल और न्यायप्रिय राज्य चलाना ही है। कहानी की अंतिम सीख। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन तर्क और विवेक उस अंधेरे को चीरकर सत्य का प्रकाश लाते हैं।